हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर में। आज हम MCQ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं अपना छठा वीडियो, जहां पर हमने 25 ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया है जो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप SSC, CGL, MTS, रेलवे, NTPC या अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम उपकरण है। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को आपको एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान सा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड का प्रयोग करेंगे किसी भी तरीके के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। पासवर्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर रख सकें और अनएथराइज्ड एक्सेस को, अवैध पहुंच को अपने कंप्यूटर तक आने से रोक सकें। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा पासवर्ड। अगला प्रश्न हमारा है, कोबोल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। कोबोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो कोबोल हमारी एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज होती है और जिसका कि फुल फॉर्म हमारा होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म होता है हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और इसका प्रयोग किया जाता है बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो बिजनेस या फिर फाइनेंस रिलेटेड डेटा को हमें प्रोसेस करना है तो उसके लिए कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विच की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है या किस बटन का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अगर हमें अपने कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को इरेज करना है, मिटाना है, तो उसके लिए हमारे पास में दो बटन्स दी होती हैं। एक होती है जिसको कि हम बोलते हैं बैक स्पेस। नॉर्मली सभी लोग कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो बटन हमारी होती है डिलीट की। तो बेसिक डिफरेंस बैक स्पेस के और डिलीट की फंक्शनिंग में क्या होता है समझ लेते हैं। बैक स्पेस जो होता है ये कर्सर के बाईं तरफ से कैरेक्टर को मिटाता है और जो डिलीट बटन होता है वो कर्सर के दाहिनी तरफ से कैरेक्टर को मिटाता है। कर्सर का मतलब होता है एक आपके स्क्रीन पे एक इस तरीके से ब्लिंकिंग लाइन, आपको वर्टिकल एक ब्लिंकिंग लाइन दिखेगी और जो कि कीबोर्ड का इंडिकेटर भी होती है। अगर आप बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो बैक स्पेस क्या करेगा, इस कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाएगा और अगर आप डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं तो इस कर्सर के दाहिने तरफ के कैरेक्टर को मिटाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को अगर मिटाना है तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे बैक स्पेस बटन का। बैक स्पेस बटन कर्सर के लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर को इरेज करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। कौन सी शॉर्टकट बटन है जो सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करेगी और आपके डेस्कटॉप को दिखा देगी, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करेगी। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और हमने 3-4 विंडोज़ वहाँ पर ओपन कर रखी हैं, हम चाहते हैं कि एक ही बटन से सारी विंडोज़ को मिनिमाइज कर दिया जाए और हम डेस्कटॉप पर आ जाएं। तो इसके लिए आपको जाना होगा विंडोज़ प्लस डी पर। आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ में डी बटन को प्रेस करिए, आपके सारे प्रोग्राम मिनिमाइज होकर आपका डेस्कटॉप जो है वो आ जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए विंडोज़ एल का प्रयोग करके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन MS एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक। MS एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए एक को क्या करना चाहिए। हम एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो एक्सेल में क्या होता है कि हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक जो फाइल मिलती है उस फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल की जो फाइल होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। और हमारी वर्कबुक जो होती है वो 3 सीट के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। सीट 1 होता है हमारा, सीट 2 होता है
और तीसरा हमारा सीट बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो सीट 3 होता है। यदि आप सीट 1 पे काम कर रहे हैं, आपको सीट 2 पे जाना है, सीट 3 पे जाना है, या इन 3 सीट्स के बीच में नेविगेट करना है, एक से दूसरे पर जाना है, तो उसके लिए नीचे स्टेटस बार के पास में एक सीट टैब का ऑप्शन दिया होता है, जहाँ पर वर्कबुक की सभी सीट्स हमारी दिखाई पड़ती हैं। तो आपको जिस भी सीट पर जाना है, सिंपली उस सीट पे आपको क्लिक कर देना है, वो आपकी सीट ओपन हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीट टैब। अगला प्रश्न हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसर में हैं और वहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आपको जिस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा दैट विल बी Ctrl+A। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ में सेलेक्ट कर देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज Ctrl+A। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास में एक हमारे पास कह सकते हैं कि फंक्शनिंग होती है, जिससे वो एक समय में एक से ज़्यादा कार्यों को कर सकता है, और कंप्यूटर के इस फीचर को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्यों को कर पाना। तो जो सही आंसर हमारा इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट्स by the operating system during the time of booting is known as। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सभी पेरिफेरल यूनिट्स की जांच करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि पेरिफेरल से क्या मतलब है। पेरिफेरल का मतलब जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं पेरिफेरल्स में आती हैं। तो जब हम कंप्यूटर को अपने बूट कराते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले इन सभी पेरिफेरल्स को चेक किया जाता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें पहले चेक की जाती हैं कि वो सही से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और इस प्रक्रिया को, यानी कि कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स होते हैं, हम कहेंगे जो बेसिक हार्डवेयर्स होते हैं, इनको चेक करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्ट। जो हमारी बूटिंग प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है पोस्ट। और पोस्ट का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट हमारी बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण होता है जहां कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स चेक किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है। देखिए टोपोलॉजी क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। टोपोलॉजी से हमारा अर्थ होता है फिजिकल लेआउट ऑफ एनी कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है हमारा टोपोलॉजी का अर्थ हुआ फिजिकल लेआउट, यानी भौतिक स्वरूप ऑफ अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क का जो फिजिकल लेआउट भौतिक स्वरूप होता है कि वो नेटवर्क हमारा किस प्रकार से दिखता है, उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसकी टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक आंसर है, एक ऑप्शन दे रखा है मेश टोपोलॉजी। तो इन दिए गए ऑप्शन में मेश टोपोलॉजी की रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। वहाँ पर हमारा डेटा ट्रांसमिशन फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर्स के बीच में एक से ज़्यादा कनेक्शन होते हैं। सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। जैसे एक छोटे से फिगर से हम समझते हैं, जैसे हमारा एक नोड है। नोड का मतलब किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनको नोड कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हमने ले रखे हैं और मेश टोपोलॉजी का प्रयोग करके इनको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये 2 कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट किए, इन दोनों को कनेक्ट किए, इनके बीच में कनेक्शन किया, इनके बीच में कनेक्शन किया, इसको ऐड किया और इसको हमने कर दिया। तो इस तरीके की जो टोपोलॉजी होती है उनको कहा जाता है मेश टोपोलॉजी।
अब क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में मल्टीपल कनेक्शन बन रहे हैं, तो डेटा हमारा जो होगा वो अगर हाई ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो भी बहुत आसानी से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बस टोपोलॉजी में अगर हमारी मेन केबल ब्रेक हो गई तो हमारा डेटा नहीं पहुँचेगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में भी यही होता है, किसी भी कंप्यूटर या केबल में ब्रेक होने पर हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारी स्विच या सेंट्रल डिवाइस खराब हुई तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन मेश में किसी केबल के खराब होने के बावजूद मल्टीपल कनेक्शन होने के कारण हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, मेश टोपोलॉजी। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज आल्सो नोन एज, किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? देखिए, वेबसाइट का अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई वेब पेजेस को जब हम आपस में लिंक करते हैं तो उसको कहा जाता है वेबसाइट। और किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज, हमने वेबसाइट का URL एंटर किया, जिससे हमने एंटर किया www.gmail.com, ये हमने एक URL जो है कंप्यूटर के ब्राउज़र में हमने एंटर किया। तो इसको एंटर करने के बाद जो सबसे पहला पेज खुल के आएगा उसे कहा जाएगा क्या? होम पेज। तो होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो होता है उसको होम पेज कहते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होम पेज। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट? एक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? देखिए, स्प्रेडशीट से हमारा अर्थ क्या होता है? एक हमारा पेज हो, एक इस प्रकार का हमारा पेज हो गया जिसमें कि कुछ वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं जिनको कि कॉलम भी कहा जाता है, और कुछ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं जिनको कि रो कही जाती है। तो एक ऐसा पेज जो कि रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको कहते हैं वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। वर्कशीट में रो और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके के खाने बन जाते हैं, और इन खानों को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? MS वर्ड से एक क्वेश्चन हमारा है, एक्सेल में भी ऑप्शन हमको मिलता है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। किसी भी पेज के दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक पोर्ट्रेट हो सकता है, दूसरा लैंडस्केप हो सकता है। अगर हमारा पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है तो इस प्रकार से होगा, नॉर्मली जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और अगर पेज को लैंडस्केप में किया जाएगा तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा कैसा ओरिएंटेशन हो गया? लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैव अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रक या फिर हब होता है? देखिए, टोपोलॉजी का अर्थ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का जो भौतिक स्वरूप होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क देखने में कैसा है उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो स्विच टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसमें एक सेंट्रल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक हम बीच में एक सेंट्रल डिवाइस जिसको कि हम स्विच कह सकते हैं या फिर हब कह सकते हैं, इसका प्रयोग करेंगे, और जो भी हमारे कंप्यूटर्स होंगे हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारा होता है वो हम स्विच के साथ में या जिस भी सेंट्रल डिवाइस का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में हम उसका कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्विच स्टार टोपोलॉजी हमारी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कि हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल डिवाइस स्विच का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क? किसी भी नेटवर्क में जुड़ी हुई डिवाइसेस के लिए जो एक टेक्नोलॉजी टर्म होता है, टेक्निकल एक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या होती है? तो किसी भी नेटवर्क में, जैसे कि एक हम यहाँ पर बनाते हैं, एक हमारा एक कंप्यूटर है,
एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर, सिंपल से एक नेटवर्क देखते हैं। तो अब ये स्टैंड एलोन इंडिविजुअल कंप्यूटर हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर इनको केबल की सहायता से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बन गया, एक कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। और कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, नोड। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, नोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेमोरी यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध मेमोरी यूनिट इकाई नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मेमोरी की यूनिट्स दे रखे हैं, इनमें पहला हमारा है केबी। केबी मेमोरी की यूनिट होती है जिसका कि फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। वाईबी, वाईबी भी हमारी एक यूनिट होती है, दैट इज योटाबाइट। पीबी भी हमारी एक यूनिट होती है मेमोरी की, फुल फॉर्म ऑफ पीबी इज पेटाबाइट। एबी जैसी कोई भी मेमोरी की यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एबी जो है मेमोरी की वैध इकाई नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है, अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेज एज एन एक्सटेंडेड रैम इज। हिंदी में इस प्रश्न को समझते हैं। हार्ड डिस्क पर एक मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम के रूप में उपयोग करता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या लगी होती है, रैम लगी होती है। हम जो भी प्रोग्राम खोलते हैं, जो भी फाइल ओपन करते हैं वो कहाँ ओपन होती है, रैम पर ओपन होती है। इन केस कभी ऐसा हो कि हमारे रैम की जो मेमोरी है वो प्रोग्राम को खोलने के लिए सफिशिएंट नहीं है, रैम की जो क्षमता है वो पर्याप्त नहीं है कि उस प्रोग्राम को खोल सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में, हार्ड डिस्क के कुछ पोर्शन को कैसे यूज कर लेगा, एज अ रैम, एज अ मेमोरी यूज कर लेगा। इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड मेमोरी। तो ये जो हमारा ऑप्शन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन जो हार्ड डिस्क के कुछ पोर्शन को एक्सटेंड करके एज अ रैम यूज करता है उसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। देखिए कम्युनिकेशन चैनल जो हमारे होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला हमारा होता है सिंप्लेक्स जिसमें कि डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक ही दिशा में होता है। दूसरा हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ होता है लेकिन एक समय में डेटा एक ही दिशा में जाता है। और तीसरा हमारा होता है फुल डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ एट अ टाइम, एक ही समय में दोनों तरफ डेटा हमारा ट्रांसमिट हो सकता है। तो सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या है, सिंप्लेक्स यानी कि जहां पर डेटा केवल एक ही दिशा में वन वे ट्रांसमिशन, कि डेटा एक ही तरफ जाएगा, दूसरी तरफ से कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में सूचना जो है वो केवल एक ही तरफ आएगी और उधर से कोई सूचना जो है वो टेलीकास्ट सेंटर तक नहीं जा सकती। 18वां प्रश्न हमारा है, विच फंक्शन इज यूज टू एंटर करेंट डेट इन एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जिसका प्रयोग करके हम करेंट डेट को ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा इक्वल टू डे। हम किसी भी सेल में इक्वल टू डे लगा के ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे और एंटर करते ही करेंट डेट दे देगा। नाउ करेंट डेट और टाइम दोनों को देगा। अगर हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं तो डेट टाइम दोनों आ जाएगा। सम फंक्शन का यूज किया जाता है संख्याओं को ऐड करने के लिए, और प्रोडक्ट जो हमारा फंक्शन होता है ये क्या करेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, गुणा करके उसका रिजल्ट हमको दे देगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो टू डे फंक्शन है जो कि वर्तमान दिनांक को दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई अ सिग्नल इन अ नेटवर्क में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या बढ़ाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं तो केबल जो हम यूज़ करते हैं उसमें चलने वाले सिग्नल एक स्थान तक आते आते वीक होने लगते हैं, तो उस स्थान पर हमको एक डिवाइस लगानी पड़ती है जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट कर देता है, यानी कि वीक सिग्नल को हम कहें कि फिर से स्ट्रेंथ देता है। और वो जो हमारी डिवाइस होती है वो हो जाती है रिपीटर का कार्य क्या है, नेटवर्क में कमजोर डेटा को फिर से एम्पलीफाई करना, उसे बूस्ट करना। तो सही जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रिपीटर।
20वां प्रश्न है आज, विच कनेक्टर इज यूज्ड विथ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं इनका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है लैन नेटवर्क को बनाने के लिए। अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जिस केबल का प्रयोग करना पड़ेगा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वो होगी हमारी ट्विस्टेड पेयर। और ट्विस्टेड पेयर में दो आती हैं, एक हमारी होती है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी एंड एसटीपी। और दोनों ही केबल्स अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साथ में जिस कनेक्टर का आप प्रयोग करेंगे उसको कहा जाएगा रजिस्टर्ड जैक 45। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा है दैट इज RJ45। हम ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ में RJ45 कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। 21वां प्रश्न हमारा है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड विच शॉर्टकट इज यूज्ड। पावर पॉइंट से प्रश्न हमारा है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य करते हैं और वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिखानी होती है उसको हम एक स्लाइड पर दिखाते हैं, या यूँ हम समझ सकते हैं कि जो पावर पॉइंट का पेज होता है उस पेज को स्लाइड कहते हैं। और यदि आप किसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर उसका शॉर्टकट दे रखा है Ctrl+D। सही आंसर हमारा होगा Ctrl+D। टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड वी यूज Ctrl+D शॉर्टकट। 22वां प्रश्न हमारा है, एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज। यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण क्या है। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मेंटेन रखते हैं, हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर स्मूथली फंक्शन करता रहे। तो उसके लिए यहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर का जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, एंटीवायरस। हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कि वायरस हमारा ना आए, इसलिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर वायरस आ जाएगा तो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग जो है गड़बड़ हो जाएगी। और यूटिलिटी प्रोग्राम का कार्य ही यही होता है कि हमारे कंप्यूटर के फंक्शनिंग को मेंटेन रखना। तो एंटीवायरस जो है एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल होगा। is the attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords and credit card details। उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। देखिए आज के डिजिटल ज़माने में कई तरीके के फ्रॉडस्टर्स भी हैं जो लोगों की निजी सूचनाओं को चुराने का प्रयास करते हैं, मसलन उनका कार्ड डिटेल, उनका ATM का डिटेल, पासवर्ड और सारी चीज़ें। तो इस प्रयास को, किसी की निजी जानकारियों को पाने का जो प्रयास है उसको इंटरनेट की भाषा में क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है। तो फिशिंग का अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति की संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करना। 24वां प्रश्न हमारा है, विच इज अ सर्च इंजन इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक तरीके के टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वेब पर किसी भी सूचना को सर्च करने के लिए। यदि आप अपने स्कूल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपको साइट नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, ऑल ऑफ द अबव। तो गूगल भी हमारा एक तरीके का सर्च इंजन होता है, Yahoo is also a type of search engine and Alta Vista is also a type of search engine program। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा all of the above, यानी कि उपरोक्त सभी एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, what is the maximum number of lines you can set of a drop cap। ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइनों को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है कि आप अपने पैराग्राफ के पहले अल्फ़ाबेट को लार्ज स्टाइल देना चाहते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस हमने लिखा और आर को हमने लार्ज स्टाइल दिए, बड़े में लिखा है। तो आर हमारा कौन से स्टाइल में है, ये ड्रॉप कैप स्टाइल में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड में ड्रॉप कैप होता है ये 3 लाइंस को कवर करता है।
मिनिमम 1 लाइन को कवर करेगा और मैक्सिमम जो होता है ये 10 लाइन को कवर करेगा। यानी पहले अल्फ़ाबेट को हम बड़ा करके बाकी की 10 लाइंस के बराबर में कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 10। तो ये आज हमारी MCQ सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर या किसी विशेष क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो निसंकोच हमारे पास में आप कमेंट में वो चीज़ें लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।